मेरा नाम विशेष छदवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज अपन एक टफ टॉपिक कवर करेंगे मैनेजमेंट का, और इसका नाम है रीसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट। इसका कंटेंट भी बड़ी मुश्किल से मिला, या इनफैक्ट नहीं ही मिला। समहाउ मैनेज किया है कि मैनेजमेंट में रीसेंट ट्रेंड क्या है और इसके एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ टीक्यूएम। तो टीक्यूएम का क्या मतलब है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो टीक्यूएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जो अब आप नाम पे गौर कीजिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी आप अपनी क्वालिटी में पूरा 360 डिग्री सुधार करना चाहते हो। तो इसका मेन टारगेट क्या है? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, अचीविंग लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अल्टीमेटली अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए तो हम अपना लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर कर लेंगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एम ये है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। और एक और थ्योरी होती है, सेटिस्फाइड नहीं, डिलाइटेड हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। तो वो स्ट्रैटेजी भी हम काम करते हैं टीक्यूएम के तहत। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, चलिए। टीक्यूएम ऑफ्टन यूजेज विच टूल फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये कहता है कि जो टीक्यूएम है उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इनमें से कौन सा टूल यूज़ होता है? सॉर्ट एनालिसिस होता है, कंट्रोल चार्ट यूज़ होता है, बैलेंस शीट यूज़ होता है, या एनुअल रिपोर्टिंग होती है। तो देखिए, एक कंट्रोल चार्ट करके चीज़ होती है और इसका बहुत उपयोग किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल में। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलूँगा, क्योंकि जितने भी ये आज आप नई नई बातें सुनेंगे वो सारे मैं एक एग्जांपल से रिलेट करूँगा। सपोज कर लीजिए कि मेरा एक कोचिंग सेंटर है, तो मैंने क्या कर रखा है, अब मेरे बच्चों के वहाँ मार्क्स आते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चों का जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 40। ठीक है, बच्चों का एवरेज स्कोर 40 आ रहा है 50 में से। तो हमने एक अपर लिमिट सेट कर दी से 43 और एक लोअर लिमिट सेट कर दी 37। यानी किसी भी बच्चे के अगर मार्क्स इसके नीचे आते हैं तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक इनको बोलते हैं कंट्रोल चार्ट, उसमें एक परमिजिबल लिमिट सेट कर दी जाती है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। और फिर जो बच्चे उस मिनिमम लिमिट से भी कम लाते हैं उन पे विशेष फोकस किया जाएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए पहले अपन उनको आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द कंट्रोल चार्ट्स, और इट इज़ अ टूल फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, टीक्यूएम में निरंतर सुधार को कहा जाता है। तो एक बहुत बढ़िया वर्ड होता है काइजेन। तो काइजेन बेसिकली दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। एक वर्ड है काय दैट इज़ फॉर चेंज, और जेन फॉर गुड। और काइजेन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फॉर गुड, लगातार सुधार। कहते हैं ना कि अगर अपन अपने आप में 1% सुधार डेली करें तो एक साल में अपन बहुत ज़बरदस्त चेंज हो जाएंगे और बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे। केवल लंबे लंबे सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, डेली 1% इंप्रूवमेंट। तो उस टेक्निक को बोलते हैं काइजेन, और काइजेन का इस्तेमाल किया जाता है टीक्यूएम में। अच्छा, बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग होती है इंडस्ट्रीज़ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उनको अडॉप्ट करना। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं या जो दिग्गज प्लेयर होते हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं बेंचमार्क। ठीक है, इस तरह से। आउटसोर्सिंग अलग वर्ड होता है कि अपन अपना काम जो अपन कर रहे थे वो किसी और से बाहर से करवाना, ताकि अपन अपनी एनर्जी दूसरे कामों पे लगा सकें। तो कुछ जॉब जो है रूटीन नेचर के, वो काम हम बाहर से करवा लें, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। लेकिन निरंतर सुधार के लिए जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ काइजेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ दीज इज़ अ क्वालिटी मेजरमेंट टूल। इनमें से कौन सा गुणवत्ता माप उपकरण है? फिशबोन, इशिकावा डायग्राम, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टॉक रजिस्टर। ये सारी चीज़ें तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सुन रखी है, ये रूटीन चीज़ें हैं। अगर आप क्वालिटी चेक करना चाहते हो, क्वालिटी में जो कमी आ रही है उसके रीजंस को पता करके उसको क्योर करना चाहते हो, तो आपको फिश बोन डायग्राम बनाना होगा। फिश बोन डायग्राम की जो शेप होती है वो फिश की तरह होती है, इसलिए इसको फिश बोन डायग्राम कहा। और प्रोफेसर इशिकावा ने इसको इजाद किया था, इसीलिए इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि कोचिंग सेंटर में मान लीजिए कि मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा, तो अब उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? उसका रीज़न हो सकता है मेथड, कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनका मेथड अच्छा नहीं हो सकता है कि मेथड अच्छा हो लेकिन हम जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल देते हैं वो अच्छा नहीं हो सकता है मदर नेचर, मतलब जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो सकता है
हमारे टीचर्स में ही प्रॉब्लम हो, उनमें ही क्वालिटी ना हो सकता है मशीन मतलब जिन चीज़ों के थ्रू हम चीज़ें देते हैं उनमें प्रॉब्लम हो, और हो सकता है हम उनकी चेकिंग ही गलत तरीके से कर रहे हो या करवा रहे हो, मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो। तो आप ये समझो कि ये जो आप देख रहे हो आगे आगे जो निकला पड़ा है मुंह फिश का, वो तो है प्रॉब्लम, और पीछे की तरफ जो उसकी हड्डियाँ होती है, ठीक है, फिश में ये जो कांटे हड्डियाँ जो भी होते हैं, ये कांटे जो हैं ये सारे मशीन प्रोसेस मैन पावर मेथड्स किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो फिश बोन डायग्राम आपकी मदद करेगा अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझते हो तो। नेक्स्ट, द PDCA साइकिल स्टैंड्स फॉर, तो इसमें P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, A फॉर एक्ट। तो सबसे पहले आप जो करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग कीजिए। ये लाइफ के लिए भी है, देखो ये फंडे ठीक है, मत पढ़िए इसको एक रूटीन के इसके अंदर से एक MCQ आएगा या नहीं आएगा, तो भी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले लाइफ में प्लान कीजिए करना क्या चाहते हो, और फिर उसको करना शुरू कर दो। जो भी करना चाहते हो फिर उसके लिए करना शुरू कर दो। फिर ये चेक करो सही कर रहे हो या नहीं, यानी नतीजे आ रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं आ रहे तो करेक्टिव एक्शंस लीजिए, एक्ट कीजिए। तो PDCA ये मॉडल आपको अपनाना होगा अपनी पूरी लाइफ के लिए भी, ठीक है। विच फिलॉसफी इज़ नॉट पार्ट ऑफ TQM, TQM में क्या नहीं होता, 6 सिग्मा होता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, जस्ट इन टाइम अप्रोच होती है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं होती, ठीक है। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, हम ज़्यादा स्टॉक नहीं रखते, इनफैक्ट ज़ीरो स्टॉक रखते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत अपनी प्रोसेस इस तरह की रखते हैं कि ज़्यादा स्टॉक में हमें अपना पैसा ब्लॉक ना करना पड़े, ऑर्डर आते ही काम करने लग जाते हैं। ये जस्ट इन टाइम अप्रोच होती है। इसके अलावा 6 सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब आपको PDF में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, पर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हमने मैनेजमेंट में पढ़ा है, जहाँ सारे यूँ समझिए कि सारे डिसीज़न दिल्ली हेडक्वार्टर से ही लिए जाते हैं, नीचे जो ब्रांचेस हैं उनके पास कोई डिसीज़न मेकिंग पावर ही नहीं है। तो ये कोई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, और इनफैक्ट अच्छी चीज़ नहीं है। अब समझो इसी के अंदर दूसरा टॉपिक आ गया रिसेंट ट्रेंड के अंदर। अब टॉपिक आ गया BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब होता है? अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आसान आसान क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे। क्या ज़्यादा कर्मचारियों को हायर करना? नहीं। मेकिंग द माइनर प्रोसेस चेंजेस? नहीं, बल्कि इसका आंसर है कोर बिजनेस प्रोसेस में रेडिकल चेंजेस करना, उनको रीडिज़ाइन करना। मतलब देखिए, व्यापार में कुछ मुख्य प्रक्रियाएं होती है। अगर मैं कोचिंग बिजनेस में कहूँ, अभी एक अगला एग्जांपल भी आएगा तब और समझाऊंगा, तो उसके अंदर कुछ मेन प्रोसेस होंगी, उनके अंदर रेडिकल चेंजेस लाना, बहुत भारी भरकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आमूल चूल परिवर्तन ले आना, वो होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। कोर मतलब इंपॉर्टेंट, और रेडिकल मतलब बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ले आना। BPR रीडिज़ाइन फोकसेस ऑन, ये जो आप BPR वर्ड बोल रहे हैं जिसके लिए बार बार बड़ा वर्ड आएगा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, वो किस पे केंद्रित होता है? शॉर्ट टर्म गोल्स पे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, एंड टू एंड प्रोसेसेस पे, या आउटसोर्सिंग पे? तो देखो, बिजनेस प्रोसेस, प्रोसेस वर्ड बार बार आएगा, तो इसमें आप शुरू से लेके एंड तक की सारी प्रोसेस देखते हो और उसको पूरा सिस्टम को स्मूथ बनाने का प्रयास करोगे। आप एक एग्जांपल देखिए, हो सकता है कि हमारे कोचिंग सेंटर में, मैंने वही एग्जांपल लिया है, पहले मैनुअल रजिस्ट्रेशन होता हो, बच्चा हाथ से फॉर्म भरता हो, अब हमने उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन शुरू कर दिया। अच्छा, पहले हो सकता है कि हम मैनुअल टेस्ट चेकिंग कराते हो, अब हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड आंसर कंप्यूटर में भर दिया और सॉफ्टवेयर से आंसर निकल रहे हैं, OMR शीट से आंसर निकल के आ रहे हैं। पहले हो सकता था 1 वे टीचिंग होती हो, लेकिन अब हमने इंटरेक्टिव सेशन रख दिए, हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ सकता हो। पहले हम कंप्यूटर सिस्टम पहले हमारे पास कोई कंप्लेंट सिस्टम नहीं हो, अब हमने वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स या सजेशंस बॉक्स रखवा दिए। अच्छा ठीक है, पहले हम सभी तरह के बच्चों को एक जैसा कंटेंट देते थे, अब हमने एडवांस लर्नर्स के लिए अलग, वीक लर्नर्स के लिए, स्लो लर्नर्स के लिए अलग बना लिया। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आप देखो, बिजनेस के जो प्रोसेस हैं उनको रीवायर करना, रीडिज़ाइन करना, और छोटा मोटा चेंजेस नहीं लाना, बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन ले आना। फॉर व्हाट? फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट, एंड मकसद है बेटरमेंट। तो एंड टू एंड प्रोसेस मतलब शुरू से लेके एंड तक। अच्छा, व्हाट कम्स फर्स्ट इन BPR इम्प्लीमेंटेशन? आप जब BPR लागू करना चाहते हो, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाहते हो,
तो सबसे पहले आपको जो मौजूदा प्रोसेस हैं उनकी मैपिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रोसेस मैपिंग होगी। ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होती है, तो ऑनलाइन एडमिशन करेगा कौन? सबसे पहले गुरुजी की मैपिंग होती है। जो ऐसे आपकी भी स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंटों की भी एसओस आईडी होती है, वैसे हम लोगों की भी एसओस आईडी होती है। सबसे पहले एक आईडी की मैपिंग होती है। हमें स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो पहले हमारी आईडी की मैपिंग होती है, उसके बाद सारा काम शुरू होता है। तो आप जो बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करना चाह रहे हो, सबसे पहले जो मौजूदा प्रोसेस चले आ रहे हैं, क्या क्या होता है किस स्टेप पे, भाई किसी भी चीज़ को कहते हैं सुधारना हो तो सबसे पहले उसको मेजर करना पड़ता है, सबसे पहले उसको देखना, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रोसेस मैपिंग होती है। मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं, आप पॉज करके देख लिया करो। नेक्स्ट, इन बीपीआर विच इज़ रीथॉट रेडिकली, मतलब बीपीआर में बेसिकली फोकस किस पे है? बेसिकली फोकस है आपके ऑपरेशंस पे, आपकी प्रोसेसेस पे, जो आप जिन प्रोसेस के थ्रू कोई चीज़ आप कस्टमर को डिलीवर करते हो। देखो कस्टमर एंड पॉइंट पे खड़ा है, उसी को सेटिस्फाई करना है, खुश रखना है। वो खुश तो हमें कमाई देगा, फिर हम खुश, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुश, हमारे एम्प्लॉय खुश, हमारे स्टेक होल्डर्स खुश। सिंपल। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में बेसिकली किस पे विचार किया जाता है? बिजनेस प्रोसेसेस पे, या इसकी जगह ऑपरेशंस वर्ड भी आ सकता है, ऑपरेशंस पे विचार किया जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है, और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द टर्म क्लीन स्लेट अप्रोच। आप ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में पैदा हुए हो या 90s में पैदा हुए हो तो स्लेट पे कभी ना कभी काम किया होगा, ठीक है। और ब्लैक कलर का स्लेट होता था, अपन स्लेट पेंसिल से लिखते थे। तो दो तरीके होते हैं। क्लीन स्लेट में क्या होता है, हम पूरी स्लेट साफ़ कर देते हैं, यानी अगर कोई चीज़ बन गई, मान लीजिए कोई चीज़ बन गई, एक तो होता है उसमें सुधार का प्रयास करना, और एक होता है अप्रोच राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से शुरू करना। आप तो पुरानी स्लेट सब मिटा दो, जो भी लिखा है उसको किसी को सुधार, मतलब जैसे होता था बच्चा गिनती लिखता था, उसने गलत लिखा है तो उसको सही करो, कहाँ कहाँ गलत लिखा है। इससे बढ़िया इतना छोड़ो, आप तो स्लेट साफ़ करो, वापस 1 से लेकर 100 तक की गिनती साफ सुथरी लिख दो। तो क्लीन स्लेट अप्रोच का मतलब क्या होता है? शुरू से शुरू करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, है ना। इसमें मौजूदा चीज़ों को सुधार करने के बजाय अगर हमको लगता है कि यार ये नहीं सुधरेंगी, इससे बढ़िया क्लीन स्लेट अप्रोच रखो, नया शुरू से शुरू करो, ठीक है। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ BPR टूल? ये जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है उसका एक टूल क्या हो सकता है? सॉर्ट एनालिसिस या फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट उसका एक, देखो फ्लो चार्ट क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में मोस्टली यूज़ होता है। उसमें एक प्रोग्राम शुरू होता है, कुछ उसमें इनपुट कराया जाता है, कुछ उसमें प्रोसेस होता है, और एंड में एक आउटपुट निकल के आता है, एक फ्लो चार्ट होता है। एक्टिविटीज़ का, प्रोसेस का भी एक फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बना के आपके प्रोसेस की पूरी प्रॉपर मैपिंग हो जाएगी और फिर आप उसमें सुधार कर पाओगे। तो फ्लो चार्ट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ क्वालिटी सर्किल? तो क्वालिटी सर्किल क्या होता है? कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ जो आपके पास काम करते हैं और वीकली या 15 दिन में एक मीटिंग करते हैं, संस्था में आ रही समस्याओं पर डिस्कस करते हैं और उनमें सुधार के लिए सजेशंस देते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल टीम है, टेम्परेरी कमिटी है? नहीं, ये एक ग्रुप ऑफ वर्कर है जो कमिटेड है
क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। मान लीजिए मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मान लीजिए मेरे पास 20 टीचर काम करते हैं, 5 टीचर ऐसे हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, जिनका संस्था से बड़ा लगाव है, तो हम 5 लोग वीकली मीटिंग करते हैं, तो वो जो सर्किल होगा उसे कहेंगे क्वालिटी सर्किल, जो कि गुणवत्ता सुधार हेतु प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, द मेन गोल ऑफ अ क्वालिटी सर्किल इज, बता ही दिया, क्वालिटी में इंप्रूव करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट रिडक्शन करना, क्वालिटी, ये सबसे मेन काम ये होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएंगी, तो अपने आप आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट में कमी, ये सारी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे पहले होने की चीज़ है सबसे पहले वो करो। जैसे अभी आप कभी कभी क्या होता है, आप डाइवर्ट हो जाते हो कि सारा दिन क्या पढ़ते रहेंगे, क्या मज़े नहीं करेंगे क्या, अरे अभी एक बार पढ़ाई कर लो, एक बार वो चीज़ लाइन पे आ जाने दो, फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप लाइन पे लगती जाएगी। इंजन पहले आ गया तो पीछे फिर डब्बे जुड़ते जाएंगे। तो ये जो बाकी सब चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्किल, फैमिली रिलेशंस, ब्लड डोनेशन, कुछ भी जो तुम्हें करना है वो कर लेना। लंबी लाइफ पड़ी है, पर पहले कुछ हासिल कर लो, जॉब में कर लो, बिजनेस में कर लो, किसी भी क्षेत्र में कुछ ना कुछ पहले ढंग का कर लो, फिर जितने तुम्हारे अरमान हैं वो सारे अरमान पूरे कर लेना। ठीक है। तो खैर, मैं जस्ट ये समझाना चाहता कि क्वालिटी सर्किल का मेन काम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्किल कंसेप्ट ओरिजिनेटेड। इसमें से मोस्टली जो रीसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट है वो जापान से आए हैं। काइजेन भी जापान से वर्ड था, तो जापान याद कर लीजिए। क्वालिटी सर्किल अप्रोच जो आया है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जापान से ओरिजिनेटेड है। तो क्वालिटी सर्किल के बारे में अभी अपन ने सुना। अगला क्वेश्चन बोलता है क्वालिटी सर्किल्स आर अ पार्ट ऑफ। क्वालिटी सर्किल किसका हिस्सा होते हैं? TQM का हिस्सा होते हैं, सेल्स स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं, एडवर्टाइजिंग का, या फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो देखिए, क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी वर्ड आ रहा है, ये TQM का एक पार्ट है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है और उसके अंदर क्वालिटी सर्किल इंक्लूड है, तो ये उसका ही पार्ट है। ए इसका आंसर है। अगर आप अपनी संस्था की क्वालिटी मैनेजमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपके पास है 6 सिग्मा टेक्निक, TQM टेक्निक, ISO अभी थोड़ी देर में आएगा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, बेंचमार्किंग, काइजेन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, द टॉप डाउन एंड द बॉटम अप अप्रोच। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक दो शब्द सुन के जाइएगा, ठीक है, देख के जाएंगे तो ठीक रहता है। क्वालिटी सर्किल सॉल्व्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग। अब जब अपन क्वालिटी सर्किल शब्द को सुन लिया है कि कुछ लोग होते हैं हर हफ्ते मीटिंग करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो अब आप इसका आराम से जवाब दे सकते हो कि इसमें समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन करके और उन पे एनालिसिस करके। ठीक है, ऐसे करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मीन्स, ये तो खैर हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ लिया है। रणनीति का क्या मतलब है? रणनीति का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक वर्ड होता है टैक्टिक, युक्ति टेम्परेरी होती है, उस समय मौके की नज़ाकत के हिसाब से काम की जाते हैं, लेकिन जो आप चलते हो वो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अपनी लाइफ की एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि आज के 10 साल के बाद मैं क्या हो जाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बताता हूँ, बिल गेट्स कह के गए हैं कि लोग 1 साल को बहुत ओवर रेटेड करते हैं और 10 साल को बहुत अंडर रेटेड करते हैं। मतलब लोग 1 साल की तो बड़ी कस्में खा लेते हैं, साल भर में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जबकि 1 साल में बहुत कुछ ज़्यादा चेंज हो भी नहीं पाता। लेकिन लोग 10 साल के पावर को नहीं समझते कि 10 साल में कोयला हीरा बन सकता है। आप क्या से क्या हो सकते हो, बस आपका एक विज़न होना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं यहाँ से चलूँगा, ये करूँगा, यहाँ पहुँचूँगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन, इट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजी। इसमें आप क्या करोगे, अगर कहें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप फिर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, बनाओगे, फिर आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे और फिर लगातार वो इवॉल्व होगी। मैंने कभी सोचा कि, मान लो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग का एम्पायर खड़ा करूँगा, मैं कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेयर बनूँगा, सपोज़ मैंने सोचा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे उसके लिए कोई फॉर्मुलेशन, मतलब मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। मेरे चाहने से नहीं होगा, ड्रीमिंग से या डिज़ायरिंग से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ ठोस फॉर्मूला लाना पड़ेगा और फिर वो
सोच लेने से भी कुछ नहीं होगा, उसको फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और फिर उसको समय के साथ साथ मुझे इवॉल्व और इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। ओके, नेक्स्ट, सॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर, ये हमने पढ़ रखा है मैनेजमेंट में ही और प्लानिंग में इसको पढ़ रखा है। ये मैनेजमेंट का ही टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। तो सॉट में क्या होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इंटरनल फैक्टर है, कंपनी की अंदरूनी ताकत की कंपनी किस में अच्छी है। डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ये भी इंटरनल फैक्टर है कि कंपनी कहाँ कमज़ोर है। अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल फैक्टर है कि बाज़ार में क्या मौके अवसर मौजूद हैं। और टी मतलब थ्रेट, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि बाज़ार में क्या चैलेंज या जोखिम या क्या रिस्क हैं। तो सॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ए इसका आंसर, बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ पेस्टल एनालिसिस, ये दोनों वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आए थे, आप जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप देखेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और एनालिसिस में संस्था यही तय करती है कि संस्था का मिशन क्या है, विजन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, और उसके साथ वो दो एनालिसिस करती है। एक तो होता है सॉट एनालिसिस और एक होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में ये कि पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या कैसी हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी है, तेज़ी है कि मंदी है, पॉलिटिकल में स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट ऊपर है नीचे है। अभी आपको इस चीज़ का महत्व समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी 10, 11, 12 साल से आप एक मजबूत सरकार देख रहे हो, लेकिन इससे पहले बहुत ही मिश्रित और हर तरह की सरकारों के दौर भी रहे हैं बीच के 20 साल। तो तब बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी। तो आपको धंधा करने से पहले वो माहौल समझना पड़ता है। धंधा इज़ नॉट फॉर एवरीवन, धंधे के लिए बड़ा गुर्दा और बड़ा दिमाग चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, सोशल एज सोसाइटी, आप किस तरह के सोसाइटी में रहते हो, किस तरह के कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका कस्टमर किस तरह के कल्चर को बिलोंग करता है। टेक्नोलॉजिकल क्या परिवर्तन हो रहे हैं, लीगल भूमिका क्या है, जीएसटी है नहीं है, कानूनों की क्या स्थिति है, और एनवायरमेंटल, ये एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इसको पेस्टल एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, कोई भी धंधा में घुसने से पहले, कुछ भी डिलीवर करने से पहले आपको ये एनालिसिस, ये होमवर्क आपको करना चाहिए। ये 6 के 6 शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इज़ फॉर्मुलेटेड एट विच लेवल। तो जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जो बच्चों ने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जैसे उन्होंने ऑप्शन देखे कि क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑपरेशनल लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल। बच्चा ये जानता है कि ऑपरेशनल लेवल को ही लोअर लेवल कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसे ही हैं, तो ये ए और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते कि ए और डी तो समानार्थी हैं। तो वो तो ए है तो फिर डी क्यों नहीं है। कहने का मतलब है, कई बार जब अपन को अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हों तो अपन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे मान लो ये याद रखेगा कि यार ऑपरेशनल लेवल और लो लेवल तो एक होता है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो ये दोनों खारिज हो गए। अब बी और सी में मुझे चॉइस लेनी पड़ेगी। तो मेरा हमेशा ये कैलकुलेशन है कि अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो या 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो और आप दो ऑप्शन में से एक पे श्योर हो, तो आपको ऑप्शंस लेना चाहिए, आपको चांस लेना चाहिए। ठीक है, मैंने बोल दिया जो मुझे बात बोलनी थी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है। ऑपरेशनल लेवल का बंदा तो डे टू डे के कामों में उलझा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, बड़ा भारी भारी भरकम जो तोपें होती है, उनका ये काम होता है, उन्हीं का ये कैलिबर भी होता है। ठीक है, इसके बाद है मिशन स्टेटमेंट। हर संस्था का एक मिशन होता है। आप क्यों हैं, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों कर रहे हैं, आपके अस्तित्व का कारण बताइए। तो मिशन स्टेटमेंट आपके वजूद को जस्टिफाई करता है कि आप क्यों हो। तो संगठन क्या करता है और संगठन ये क्यों करता है, ये मिशन स्टेटमेंट से बयान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है। तो नॉलेज मैनेजमेंट आप यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए अगेन मैं बार बार एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा एक कोचिंग सेंटर है। तो मैंने क्या किया, मेरे जितने टीचर्स हैं उन सबको कह दिया कि आप अपने नोट्स बना लो, पीपीटीज बना दो, वीडियोस बना दो, ये ज्ञान आप क्रिएट कर दो। फिर हमने उसे एक एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक वेबसाइट पे, एक ऐप पे, ऐप और वेबसाइट एलएमएस के एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ पे आप इसे अपलोड कर दो। जो नए टीचर्स आएंगे उनको भी उसका एक्सेस दे देते हैं, जो स्टूडेंट अपना कोर्स खरीदेंगे उनको भी अपना एक्सेस दे देते हैं। तो ये जो हो रहा है इसे कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट। ये मैंने कोचिंग बिजनेस के हिसाब से बताया। और मान लीजिए कि कोई संस्था है, तो मोबाइल कैसे बनता है, वो जो नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट कर लो
उसको पेपर्स पे लिख लो, कंप्यूटर में ले लो, उसको एक जगह डॉक्यूमेंट कर लो और फिर उसे स्टोर कर लो। तो ये जो चीज़ है ये है नॉलेज मैनेजमेंट। तो इसमें क्या फिजिकल एसेट्स मैनेज होती हैं? नहीं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मैनेज होते हैं? नहीं। बल्कि इसमें नॉलेज को क्रिएट, स्टोर और शेयर किया जाता है। नॉलेज इज़ अ न्यू करेंसी, है ना। तो नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, शेयर किया जाता है, सेल किया जाता है, ये सब होता है नॉलेज मैनेजमेंट KM के तहत। सी इसका आंसर है, ये आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो KM नॉलेज मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या है? नॉलेज को स्टोर करना। तो स्टोर करने से पहले क्रिएट तो करो, शेयर करना नहीं। सबसे पहले आपको नॉलेज को क्रिएट या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले नॉलेज को क्रिएट करो, नॉलेज को कैप्चर करो, उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करो, उसे मैनेज करो, उसे यूज़ और रीयूज़ करो, उसे शेयर करो, उसे बढ़ाओ, एनहेंस करो, प्रमोट करो, सेल करो। ये सब है नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहला स्टेप है नॉलेज को क्रिएट या आइडेंटिफाई करो। है तो पहचानो कौन सी नॉलेज है, नहीं है तो क्रिएट करो। ठीक है, एग्जाम्पल और दे रखे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, ये आप जो KM भारी भरकम वर्ड सुन रहे हैं, नॉलेज मैनेजमेंट का मकसद क्या है? अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, वर्कफोर्स को रिड्यूस करना? नहीं। इनहेंस ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। देखो सपोज करो हमारे जो बाप दादा थे या पुरखे थे, वो वेद पुराण उपनिषद ना लिख के गए होते तो वाकई में हम ज्ञान को वापस से सर्च और रिसर्च कर रहे होते। ठीक है, अगर उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर लिया है, लिख दिया है उन पांडुलिपियों पे, है ना, उन वेदों ग्रंथों में उन्होंने लिख दिया है, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। हम नहीं सुधरना चाहते, वो एक अलग बात है। हम धक्का खा के या चोट खा के ही समझना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। वरना गीता का सार पढ़ के या जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हुए होंगे, उसका जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मतलब वो नॉलेज मैनेजमेंट का ही एग्जाम्पल है। एक बार उन्होंने जो नॉलेज क्रिएट किया, समझा, उसको उन्होंने पेपर पे लिख दिया या अब समझ लो कंप्यूटर में डाल दिया। तो जैसे कहते हैं ना, आपको बार बार पहिए का आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पहिया बन गया तो बन गया। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो वापस जीरो से थोड़ा सोचती है कार कैसे बनेगी। उनको पता है, उनको SOPs पता है कि कार के लिए क्या क्या बनेगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। नया एम्प्लॉय आता है, बस वो काम करते रहना है, क्योंकि प्रोसीजर पहले ही सेट कर दिया गया है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि जो आए बंदा, उसे फटाफट से नॉलेज हो जाए, उसको ज़्यादा सीखने में समय नहीं लगे, फिर उसके बाद उस नॉलेज को अपनी एक्सपर्टीज से और बढ़ाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग को एनहांस करना, ये है मकसद नॉलेज मैनेजमेंट का। भारी भरकम वर्ड, आई नो दैट, बट विच इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट में तत्व कौन कौन है, कौन शामिल हैं? तो सबसे पहले लोग शामिल हैं जो नॉलेज क्रिएट करते हैं। फिर एक प्रोसेस है जिसकी मदद से उसकी नॉलेज को स्टोर और शेयर किया जाता है। और एक टेक्निक है या एक प्लेटफॉर्म है। तो 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। P से अगर याद करें तो 3 P's इन्वॉल्व हैं: पीपल, नॉलेज क्रिएटर, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म या कहें टेक्निक। पीपल, प्रोसेस एंड टेक्निक। अगर सुना हुआ रहेगा, क्वेश्चन आएगा तो ठोक दोगे। मैं नहीं क्या जानता आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन, पर जितने क्वेश्चंस आप सुन के सीख के जाते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा तो बूस्टअप मिलता है कि नहीं यार आएगा तो थोड़ा बहुत तो देख लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते,
लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर को के लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और है। विच टूल इज़ यूज इन नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट में कौन सा टूल यूज है? ERP। ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सारे पंगे सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ERP नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल या LMS कह लो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और भी कुछ टूल्स के नाम लिखे हुए हैं, LMS तो आ ही गया। इसके अलावा है नॉलेज सेंटर्ड सर्विस, AI नॉलेज बेस, कंटेंट मैनेजमेंट। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स हैं, ठीक है। टेक्निक्स अभी बात की ना अपन ने कि लोग होंगे जो नॉलेज क्रिएटर होंगे, लेकिन नॉलेज को क्रिएट करके उसे स्टोर, शेयर, एनहेंस, ये सब आप कैसे करोगे? तो ये सब के लिए आपको टूल्स लगेंगे, है ना, ठीक है। अब एक जल्दी सी बात बोल दूं, मतलब ये तो बिल्कुल अलग बात है, आज के टॉपिक से बिल्कुल अलग नहीं है, पर मैंने कहीं सुनी थी, आपको बता देता हूँ। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट। याद रख लो वर्ड। माइंड सेट सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए, मैं तरक्की करूँगा। स्किल सेट फिर उसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो डेवलप करो। और फिर तेज भागना है तो टूल्स का इस्तेमाल करो। ये 3 चीज़ें से ही आप सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। तो टूल्स, नॉलेज मैनेजमेंट में इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? तो स्टैंडर्ड सेट करना। एक वर्ड होता है ना SOPs, आपने बड़ा वर्ड सुना होगा, कोविड के समय आपने SOPs सुनी होगी, प्रोटोकॉल वर्ड सुना होगा। तो एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। आप कभी डोमिनोज पे जाना पिज्ज़ा विज्जा खाने, या किसी बर्गर वाले ये जो बड़े आउटलेट्स होते हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह, उसमें जाना, उनका एक तरीका होता है ऑर्डर करने का, चीज़ डिलीवर करने का, पेमेंट लेने का, एक पूरा प्रोसेस होता है। उन्होंने क्या किया है? प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है। मनमाना कुछ नहीं होता है। एक लोकल दुकान पे और एक ये जो फ्रेंचाइजीज वाले आउटलेट होते हैं, फूड आउटलेट्स होते हैं, फूड कोर्ट्स होते हैं, उनका एक तरीका होता है, वो एक SOPs को फॉलो करते हैं। तो एक समान प्रक्रियाएं स्थापित करना, ये मकसद है बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन का, ठीक है। इसके बाद ISO, हम गज़ब देखेंगे। जनरली क्या होता है, जो वर्ड्स रहते हैं जो है ना, ISO, तो I से फुल फॉर्म होता है, फिर S से होता है, फिर O से होता है। यहाँ I का मतलब इंटरनेशनल है, S का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन है, और O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ISO का जो पूरा फुल फॉर्म है, अब आप सीक्वेंस देखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो IOS नहीं है इसका फुल फॉर्म, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, वो IOS नहीं है इसका। ठीक है ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। जैसे अगर बच्चे का ये सुना हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वो सोचेगा यार आई में इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्डर हो सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफिस हो सकता है। लेकिन यहाँ शब्दों का सीक्वेंस ही आगे पीछे है। शॉर्ट फॉर्म यही है ISO, पर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और ये क्या है जरा सुनते हैं। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ को मिला के बनाई गई है, और वो डेवलप करती है और पब्लिश करती है अ वाइड रेंज ऑफ प्रोप्राइटरी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री में, व्यापार में प्रोप्राइटरी लेवल के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए उनको ये पब्लिश करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और विच ISO स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे आज अपना पहला क्वेश्चन TQM था, तो क्वालिटी मैनेजमेंट से कौन सा रिलेटेड है? जैसे अपने अकाउंट्स में AS होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND AS होते हैं, ऑडिट में SAs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसी तरह से ये जो है ISO, क्या था फुल फॉर्म? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। इन्होंने भी कई तरह के ये जाहिर किए हैं स्टैंडर्ड्स। उसमें ISO 9001 ये सीरीज़ जो है, दिस इज़ रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट।
टफ़ टॉपिक था, नया था, इनफैक्ट मेरे लिए भी, मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला। होप मैं थोड़ा बहुत न्याय कर पाया हूँगा, कुछ समझा पाया हूँगा आपको। अच्छा लगा होगा तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर ही लीजिए, बहुत काम का है और बहुत जगह कॉमर्स में आपको हेल्प करेगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी काम करो नहीं करो, पढ़ाई ज़रूर करना।